बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों अब जो है वो हम लोग 2014 रेगुलर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, इस साल के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बी पार्ट जो है ना वो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है। बी पार्ट आ सकता है। ए पार्ट तो बहुत ही आसान है, लेकिन बी पार्ट जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में बी पार्ट जो है वो आ सकता है। लेकिन पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। अब ए पार्ट में आपको कह रहे हैं कि द मर्ज कॉर्पोरेशन बिल्स इट्स इस्लामाबाद ब्रांच एट 35% अबव कॉस्ट। ठीक है, अब ये 35% अबव रखना है। ऑन December 31st 2013 इट्स ब्रांच रिपोर्ट द फॉलोइंग इन्वेंट्री बैलेंस। अब ब्रांच बता रही है इन्वेंट्री का बैलेंस। अच्छा, अब ब्रांच जो है ना बेटा, शायद मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ना बताया हो कि ब्रांच क्या करती है। ब्रांच को जो मर्चेंडाइज है वो हेड ऑफिस की तरफ से भी रिसीव हो रही होती है, और साथ साथ वो लोकली भी परचेज कर रही होती है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि ऐसा कस्टमर कोई आ जाता है जिसको अर्जेंटली आपको जो है वो चीज़ें चाहिए होती है, उसको देनी होती है। तो हेड ऑफिस आपका दूर होता है, किसी और सिटी के अंदर आपका हेड ऑफिस होता है, तो वहां से प्रोडक्ट आने में टाइम लग जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, लोकली परचेज करके ना, कि लोकल मार्केट से परचेज करके आप उस कस्टमर को दे देते हैं। तो ब्रांच क्या कर रही होती है कि ब्रांच के पास ये अथॉरिटी होती है, हेड ऑफिस ने दी होती है कुछ ब्रांचेस में, कि भाई तुम लोकली भी परचेज करके अपना ऑर्डर पूरा कर लो अगर शिपमेंट में देर हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं, अगर आप देखो, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एंड परचेज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, दो तरह की ये आपको इन्वेंट्री बता रहे हैं कि भाई कुछ इन्वेंट्री हमने लोकली भी परचेज की है, और कुछ इन्वेंट्री जो है वो हमें हेड ऑफिस की तरफ से रिसीव हुई है। अब जैसे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बता रहे हैं कि 16,200 रिसीव हुई है आपको हेड ऑफिस की तरफ से, और 4,000 जो है वो आपको रिसीव हुई है परचेज फ्रॉम आउटसाइडर। ऐसी शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस आपको रिसीव हुई है 20,250, और 12,000 आपको आउटसाइड से परचेज हुई है। ऐसी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपको बता रहे हैं कि भाई 18,900 आपकी रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, और 5,000 जो है वो आपकी लोकल परचेज शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये आपको इन्वेंट्री का स्टेटस बताया जा रहा है कि कितनी इन्वेंट्री कहाँ कहाँ से रिसीव हुई है। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस बताओ। प्रिपेयर एंट्री टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें इन्होंने पूछी। एक तो वो कह रहा है कि बिफोर एडजस्टमेंट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का बैलेंस क्या होता है, और दूसरा वो आपको कह रहा है कि एडजस्टमेंट बना के दिखाओ। अच्छा, इससे पहले हमने ये नहीं पढ़ा था कि बिफोर एडजस्टमेंट हमारा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का बैलेंस क्या होता है। बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस किसे कहते हैं बेटा, जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में जो है वो हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाई थी अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की ही। अगर आप देखें, ये बनाई हुई है, यहीं कहीं बनाई होगी, यहीं कहीं बनाई, ये देखिए अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की। ये मैंने आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट बनाई थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा, शिपमेंट लिखा, ऐड किया एडिशनल शिपमेंट को, लेस किया शिपमेंट रिटर्न को, फिर एंडिंग इन्वेंट्री को क्या किया, लेस किया। बेटा, अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री को लेस नहीं करते, सिर्फ मैं यहां से लेकर के यहां तक अगर टोटल करता हूँ, मतलब कि ओपनिंग में शिपमेंट को ऐड करूं, एडिशनल शिपमेंट को ऐड करूं, ठीक है, और शिपमेंट रिटर्न को लेस कर दूं, तो हमारे पास जो बैलेंस आता है ना उसको हम कहते हैं बिफोर एडजस्टमेंट, या अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन बिफोर एडजस्टेड बैलेंस। फिर अगर मैं इसमें एंडिंग भी शामिल कर देता हूँ, यानी एंडिंग को भी माइनस कर देता हूँ, फिर वो आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। बिफोर एडजस्टेड बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, जिसमें आपने एंडिंग को माइनस नहीं किया हुआ, और जिसमें आप एंडिंग माइनस कर देते हो तो वो आपका एडजस्टेड बैलेंस कहलाता है, जिससे आप एंट्री बनाते हो। तो उसने आपसे बिफोर एडजस्टेड बैलेंस पूछा है, यानी कि एंडिंग माइनस नहीं करनी, और उसने आपसे एंट्री भी पूछी है। अब एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंडिंग का बैलेंस माइनस करना होगा, फिर आपके पास एंट्री भी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंट्री जो बनती है वो एडजस्टेड बैलेंस से बनती है। समझ में आ रही है बात। तो अब मैं क्या कर लूं, पहले स्टेटमेंट बना लूं अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का। स्टेटमेंट बना लूं एक अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का। सबसे पहले जो, अच्छा अब इसके अंदर मुझे ये बताओ,
ओपनिंग इन्वेंट्री लिखूंगा, मैं कौन सी लिखूंगा, 16,200 वाली लिखूंगा, या मैं 4,000 वाली लिखूंगा जो परचेज फ्रॉम आउटसाइडर है, या मैं दोनों को मिलाकर लिखूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री कौन सी लिखूंगा? 16,200 लिखूंगा, 4,000 नहीं लिखूंगा, वो भी तो ओपनिंग इन्वेंट्री है। हेड ऑफिस वाली। बिल्कुल, आप दोनों बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। देखो, जो आप इन्वेंट्री लिखते हो ना बेटा, वो इन्वेंट्री हमेशा याद रखिएगा, जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है हेड ऑफिस वाली, क्योंकि जो जिसमें ओवर वैल्यूएशन शामिल होता है। परचेज फ्रॉम जो आउटसाइडर है उसके अंदर ओवर वैल्यूएशन आपका शामिल नहीं होता। तो सिर्फ 16,200 आप लिखोगे। अच्छा, एक पहली बात तो ये हो गई कि 16,200 लिखोगे। फिर उसके बाद ये 16,200 क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि बिल्ड प्राइस है? ये 16,200 क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि बिल्ड प्राइस है? बिल्ड प्राइस है। जी, ये 16,200 हमारे पास जो है वो कौन सी प्राइस है? ये 16,200 हमारे पास बिल्ड प्राइस है। जब भी ब्रांच आपको कोई भी रिपोर्ट कर रही होती है ना, वो हमेशा बिल्ड प्राइस पे ही रिपोर्ट करती है, ठीक है? तो ये 16,200 बच्चों, ये हमारे पास क्या है, बिल्ड प्राइस है। इसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। पहली चीज तो ये होगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ऐड करेंगे हम इसमें शिपमेंट, है ना? वर्किंग करते हैं अभी इसकी भी। अच्छा, शिपमेंट जो है वो आपको दी हुई है इन्होंने 20,250। अब मुझे ना थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी इसकी, मुझे क्या निकालनी होगी, कॉस्ट निकालनी होगी। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 100% होती है, वो तो फिक्स है। अब आपको 35% बताया जा रहा है, तो यानी कि बिल्ड प्राइस कितनी हुई, 135%। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहे हैं, बिल्ड प्राइस दे रहे हैं, तो मुझे क्या निकालनी होगी, कॉस्ट निकालनी होगी। ठीक है। अब कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ कॉस्ट, सब बच्चों को पता है। जब बिल्ड प्राइस गिवन हो, जैसे कि पहली है 16,200, आपको बिल्ड प्राइस गिवन है, इसको मैं डिवाइड करवा दूं। बिल प्राइस है तो बिल प्राइस की परसेंटेज से, और बिल प्राइस की परसेंटेज हमारे पास क्या है, 135। क्योंकि जो चीज गिवन है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड डिवाइड कराओ, तो चाहिए उसकी परसेंटेज से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। हमें कॉस्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 100। तो ये 12,000 बच्चों हमारी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से निकाला। तो अब कितना होगा, 4,200 माइनस कर ले। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाऊंगा मैं। बस 16,200 की जगह क्या आ जाएगा, 20,250। तो 15,000 ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। बिल्ड प्राइस कितनी होगी, 5,250।
ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ये मेरे पास बिफोर एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, या एडजस्ट बिफोर एडजस्टमेंट। 36,450। ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट उसने कहा था निकालो, वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करें, इसमें से लेस कर लें एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री भी हमें दी जा रही थी कितनी, 18,900 की। वो भी हमारे पास क्या है, बिल्ड प्राइस। तो मैं क्या कर लूँ, पहले तो कॉस्ट निकाल लूँ। 18,900। 14,000 हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट। तो ये माइनस करेंगे तो 8,900 हमारी। अच्छा, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट मैंने बिल का निकाल लिया, मुझे अबव का निकालना था, सॉरी। 9,450 हमारे पास बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट है, ये हमारी रिक्वायर्ड नंबर वन थी। फुल कर देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है। और एंडिंग माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगी एडजस्टेड बैलेंस। इसी में से एंडिंग क्या कर दूं, माइनस। एंडिंग आ जाएगी तो 550 जो है वो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है। एक मिनट बच्चों। जी। अब इससे आप एंट्री बना देंगे, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, और इनकम समरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। वो एंट्री हमने बनाई हुई थी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये एडजस्टमेंट। ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 550। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है बात। किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट रीचेक कर लो। अच्छा, 4,900 है, सॉरी। सही। तो 4,550। ठीक है। अब सही है। और किसी का कोई सवाल हो। सबको क्लियर है। अच्छा, एक और चीज सुनो बेटा, एक और चीज सुनो सारे बच्चे। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है क्वेश्चंस के अंदर ना, वो आपको एडजस्टेड बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे देता है। जैसे अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको।
तो अब सब बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस क्या होता है। बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस वो बैलेंस होता है जिसमें सिर्फ एंडिंग माइनस नहीं होती, बाकी सब चीजें उसमें ऑलरेडी शामिल होती हैं। यानी ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन भी शामिल होता है, शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन भी शामिल होता है, एडिशनल शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन भी शामिल होता है, और शिपमेंट रिटर्न का भी ओवर वैल्यूएशन उसके अंदर शामिल होता है। सिर्फ एंडिंग उसमें से लेस नहीं होती, तभी उसको हम कहते हैं बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस। तो जैसे ही हम एंडिंग माइनस कर देते तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। अगर एग्जामिनर सपोज करो आपको कोई एंट्री नहीं देता, आपको वो खाली एंडिंग इन्वेंट्री दे देता है, और वो आपको कहता है कि ये बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट ये बैलेंस है, तो उससे आप एडजस्टिंग एंट्री बना के दिखाओ। तो फिर आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे दिया और हमें सिर्फ एंडिंग दे दी, तो हम किस तरीके से, हम तो आदी हैं पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए कि स्टेटमेंट में ओपनिंग और शिपमेंट ये सारी चीजें ऐड करते थे। तो भैया उसने करके दे दी ना सारी चीजें, उसने आपको डायरेक्टली बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे दिया। अब आपको ऊपर वाली चीजें भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री में से ओवर वैल्यूएशन निकालो, उसको माइनस कर दो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, देखो ये दोनों कंसेप्ट, ये जो अभी मैंने आपको दिया है, दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे दे तो आपको जस्ट उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है, आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा जिससे आपको एंट्री बनानी है। फिर आपको किसी ट्रांजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई। ये पहला पॉइंट लिख लो अपने पास कि अगर एग्जामिनर हमें बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे दे, अगर एग्जामिनर हमें बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे दे तो हमें किसी और ट्रांजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एंडिंग माइनस करना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनो। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को बेटा याद रखना, इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें काफी दफा क्वेश्चंस में आई हुई हैं और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दिया हुआ और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं दी हुई, अब हम एडजस्टमेंट कैसे बनाएं। तो बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दिया हुआ इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर शामिल है, सिर्फ एंडिंग माइनस नहीं की हुई। एंडिंग आप माइनस कर दो कि आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, कभी कभार एग्जामिनर आपको क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस ये है 9,000, जैसे 9,450। ठीक है, और वो कहता है कि शिपमेंट का बैलेंस है 5,250। बताओ कि ओपनिंग के अंदर ओवर वैल्यूएशन कितना होगा। दोबारा सुनो, आपको एग्जामिनर बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे दे 9,450, आपको वो ये कहे कि भाई जो आपकी शिपमेंट है उसका जो बैलेंस है ओवर वैल्यूएशन का 5,250 है, ओपनिंग का कितना होगा। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको नहीं दी होती, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी नहीं है, जिसकी वजह से हम ओवर वैल्यूएशन कैसे निकालें। तो मेरा बच्चा क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जो बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस है उसमें से आप शिपमेंट को माइनस कर दो। जो आपकी शिपमेंट का, जैसे अगर यहाँ पे बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस है 9,450, और अगर मैं इसमें से शिपमेंट माइनस कर देता हूँ 5,250, तो ओपनिंग का बैलेंस 4,200 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स ना, जब एग्जामिनर का मूड होता है ना मुश्किल क्वेश्चंस पूछने का, मैं दिखाऊंगा भी मुश्किल क्वेश्चंस आप लोगों को, तो वो ये दो पॉइंट्स लाजमी डालता है उसके अंदर। एक तो बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे देगा, कोई और ट्रांजेक्शन ही नहीं देगा, कहेगा कि इससे एडजस्टमेंट बना के दिखाओ, एंडिंग इन्वेंट्री दे देगा, बस आप बैलेंस बना लो। दूसरा पॉइंट वो आपको कहता है कि ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन बताओ कि कितना है, और आपको वो ओपनिंग इन्वेंट्री देता ही नहीं है, आपको बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दे देता है और शिपमेंट दे देता है। तो बिफोर एडजस्टमेंट जो बैलेंस है उसमें शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन माइनस कर दो, तो आपके पास ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको। मैंने बता दिया बेटा, रिपीट कर दिया है। क्लियर है सबको, आगे चलूं। सही। अच्छा, अब आ जाओ एक इस क्वेश्चन की तरफ जो पास पेपर्स में दो तीन दफा पूछा गया है ये वाला सवाल। इन्होंने इस सवाल के अंदर दो तीन दफा ये वाला सवाल पास पेपर में पूछा है, और ना उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिया और अमाउंट चेंज कर दिया है। सिनेरियो वही रहने दिया जो इस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की कहानी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल, कि लेट सपोज जो है वो हमारे पास, मैं हूं
मेरी एक शॉप है पिज्जा की, सपोज कर लो, कोई नहीं है शॉप ऐसी, और ना ऐसा कोई इरादा है मेरा, लेकिन सपोज कर लो कि मेरी एक पिज्जा की शॉप है, ठीक है। और मुझे आयशा ने ऑर्डर दिया कि मुझे जो है वो एक पिज्जा चाहिए, ठीक है। और मुझे एमन ने भी ऑर्डर दिया कि सर मुझे एक क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए। दो ऑर्डर आ गए मेरे पास, एक आयशा की तरफ से आ गया और एक एमन की तरफ से आ गया, ठीक है। अब मैंने आयशा को जो है वो पिज्जा क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। मैंने क्या किया, आयशा को पिज्जा डिलीवर कर दिया, ठीक है। आयशा के ऑर्डर के बाद, पिज्जा डिलीवरी के बाद, मुझे याद आया कि मैंने एमन को भी पिज्जा डिलीवर करना था, ठीक है। और आयशा से मैंने डिलीवरी चार्जेस ले लिए 100 रुपए, ठीक है। दोनों एक ही जगह पे रहती थी। फिर आयशा मेरी रेगुलर कस्टमर थी, और आयशा को मैंने कहा कि आपको मैं दोबारा से पिज्ज़ा ऑर्डर कर दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, एमन हमारी नई नई कस्टमर है, ये नाराज ना हो जाए। आप एक काम करो, अपना पिज्ज़ा जो है ना एमन को दे दो, आपके साथ वाले ही घर है, ठीक है। मैं आपको एक नया पिज्ज़ा जो है वो दे दूंगा। आयशा मान गई और आयशा ने एमन को जो है वो पिज्ज़ा दे दिया। अब एमन से भी मैंने डिलीवरी चार्जेस जो है वो कितने ले लिए, 100 रुपए ले लिए। मुझे ये बताओ कि एमन के डिलीवरी चार्जेस बनते कितने थे। 0 बनते थे। आयशा और एमन वाकई अच्छी दोस्त है बेटा, डिलीवरी चार्जेस तो है ना 100 रुपए। देखो आयशा को तो दोबारा से मैं दूंगा पिज्जा, ठीक है। सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर, कुछ बच्चों ने बोला कि सर 0 बनते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि सर 100 रुपीज बनते हैं। मैं ये कहूँ कि डिलीवरी चार्जेस जो है, अब मुझे आयशा की, एमन की वजह से ना 2 दफा डिलीवरी चार्जेस जो है वो बेयर करने पड़े हैं। एक दफा आयशा को पहुंचाया, 100 रुपीज वहां लग गए, और एक दफा जो है वो एमन को पहुंचाने पर 100 रुपीज लग गए। तो टोटल ओवरऑल जो मेरा खर्चा हो चुका है डिलीवरी चार्जेस की मद में, वो कितना हो चुका है, या मेरे कस्टमर का भी खर्चा जो हो चुका है वो कितना हो चुका है, 200 रुपये हो चुका है एक पिज्जा के चक्कर में। और मैं अगर एमन से डिमांड करता हूं कि नहीं भाई तुम जो है वो मुझे 100 रुपए की जगह 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस दो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, एमन देगी? कभी भी नहीं देंगी एमन। एमन कहेंगी जितने मेरे डिलीवरी चार्जेस बनते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उतने दूंगी। एक्स्ट्रा लग गया, आपको 2 दफा आना पड़ गया, या आपको 3 दफा आना पड़ गया, या आपको 10 दफा आना पड़ गया, वो मेरा इशू नहीं है। आपने जो मेरे डिलीवरी चार्जेस सेट किए थे, मैं बस आपको वही चार्जेस पे करूंगी, ठीक है। या मैं एक राइटर को भी सपोज कर लो बुला लेता हूँ, शाह फैसल से जो है वो, मैं एक राइटर को बुलाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ शाह फैसल से तुमने जौहर आना है, कितने लगेंगे? उसने बोला सर 100 रुपए लगेंगे, ठीक है। फिर राइडर मेरे पास आया, कह रहे सर मैं पहले चला गया था डिफेंस, फिर मैं डिफेंस से गया क्लिफ्टन, फिर मैं क्लिफ्टन से गया सदर, फिर मैं सदर से आया जौहर। तो जो मेरा डिलीवरी का खर्चा हो चुका है वो तकरीबन 1,000 रुपए हो चुका है। मैं आपसे 200 रुपए नहीं, मैं आपसे 1,000 रुपए लूंगा। बोलूंगा तुम्हारा दिमाग सेट है, तुम्हारा मकाम था ना डीएचए जाने का, या उधर जाने का, उधर जाने का, जहां भी जाने का। मेरा जो किराया बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 200 बनता है, मैं तो उसको कितना दूंगा, 200 दूंगा। तो ये मिसाल समझाने की ये थी कि बेटा, हमेशा जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उतना ट्रांसपोर्टेशन बेयर करते हैं जितना उनका एक्चुअल बनता है। भले आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग रहा हो, आप किसी काम से कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर दोबारा उस कस्टमर के पास आ रहे हो, लेकिन वो आपका कस्टमर जो होगा वो आपको सिर्फ उतना ही पे करेगा जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन बनता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज है ट्रांसपोर्टेशन वाली,
कि वो दो ब्रांचेज हैं, उनके दरमियान ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस हो गया। तो यहां पर आकर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आपको यही सिनेरियो नजर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बस याद रखना। एग्जाम्पल में जो बात समझाने की थी वो ये थी कि बेटा जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन है ना, वही 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 कस्टमर बेयर करेगा, भले माल कहीं से भी आ रहा हो। जो उसका एक्चुअल बनता है बस वो उतना पे करेगा। अब जैसे यहां पे बता रहे हैं, बीटा कॉर्पोरेशन सेंट मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹30,000। अच्छा अभी ना सिर्फ आपने ना नजर रखनी है ट्रांसपोर्टेशन पे, और किसी चीज पे नहीं रखनी। बीटा कॉर्पोरेशन ने मर्चेंडाइज जो है वो भेजी है 30,000 रुपए की, जिसकी कॉस्टिंग थी 30,000 एट अ बिल प्राइस ऑफ 40,000। बिल प्राइस उसने रख दी 40,000। चलो कॉस्ट प्राइस भी बता दी और बिल प्राइस भी बता दी, निकालने की जरूरत ही नहीं है। बीच का डिफरेंस क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन होगा। टू लाहौर ब्रांच, अपनी लाहौर ब्रांच को उसने ये चीज भेजी है। और फ्राइट चार्जेस लिए उसने कितने, 2,500। यानी कि फ्राइट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लिए हैं वो कितने लिए, 2,500। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, हेड ऑफिस इंस्ट्रक्टेड द लाहौर ब्रांच टू सेम मर्चेंडाइज टू मुल्तान ब्रांच। अब हो ये रहा है कि हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दी है लाहौर ब्रांच को कि भाई जो तुम्हें मैंने मर्चेंडाइज भेजी थी ना, यही सेम मर्चेंडाइज तुम आगे मुल्तान ब्रांच को भेज दो। फिर क्या हुआ, लाहौर ब्रांच सेंट मर्चेंडाइज टू मुल्तान ब्रांच विद पेमेंट ऑफ एडिशनल फ्राइट चार्जेस ऑफ ₹1,000। लाहौर ब्रांच ने हेड ऑफिस की बात मानी और वही मर्चेंडाइज किसको भेज दी आगे, मुल्तान ब्रांच को भेज दी। ठीक है, लेकिन और ट्रांसपोर्टेशन लग गया कितना, 1,000। देखो पहले ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन लग चुका है 2,500 का, जब चीज हेड ऑफिस से उठकर लाहौर आई थी तो 2,500 लगे थे। ठीक है, अब वही चीज लाहौर से उठ के मुल्तान आई है तो 1,000 और लग गए। फिर कह रहा है, इफ हेड ऑफिस हैड डायरेक्टली सेंट मर्चेंडाइज टू मुल्तान ब्रांच। वो कह रहे हैं कि अगर हेड ऑफिस, अभी तो चीज घूम कर आई है ना, पहले चीज हेड ऑफिस से लाहौर गई, लाहौर से फिर क्या आई है, मुल्तान आई है। वो कह रहे हैं कि अगर यही चीज इतना घूमती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस से डायरेक्टली कहाँ आती, मुल्तान ब्रांच में, फ्राइट चार्जेस वुड हैव बीन ₹2,500। जो फ्राइट चार्जेस होने थे, जो ट्रांसपोर्टेशन होना था, वो कितना होना था, 2,500। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितना हो चुका है, 3,500 का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है। कैसे, कि पहले चीज उठी लाहौर गई, 2,500 वहां लग गए। फिर चीज लाहौर से कहाँ आई, मुल्तान आई, 1,000 और लग गया। तो टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है वो 3,500 हो चुका है। लेकिन अगर चीज हेड ऑफिस से उठकर डायरेक्टली कहाँ आती, मुल्तान में आती, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन लगता, 2,500 का लगता। अब आपके ख्याल में मुल्तान ब्रांच को अपने पास ट्रांसपोर्टेशन कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दो। कितना ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड करना चाहिए। एक आवाज आ रही है, 2,500, 2,500। और 2,500, सब बच्चों को बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि सर एक्चुअल जो एक्सपेंस है हेड ऑफिस से मुल्तान तक का, वो है 2,500। अब भले वो चीज लाहौर से मुल्तान पे आ रही है, लेकिन मुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्तान कहेगा कि भाई मैंने हेड ऑफिस से चीज मांगी है और मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन बनता है वो 2,500 बनता है, तो मैं 2,500 ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेयर करूंगी। इससे ज्यादा का कोई खर्चा होता है तो वो किसके खाते में जाएगा, वो हेड ऑफिस के खाते में जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस तो सबका बाप है ना। तो कौन बेयर करेगा वो एक्स्ट्रा खर्चा, वो हेड ऑफिस बेयर करेगा। मुल्तान ब्रांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना खर्चा बेयर करेगी, 2,500 का। क्वेश्चन के अंदर यही मसला आता है, सिर्फ और सिर्फ। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, और फिर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तब तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को दोबारा से ग्रुप में इंशाल्लाह ताला लिंक शेयर कर दूंगा।
चलो भाई स्टार्ट। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा? देखो, हेड ऑफिस ने पहले क्या किया, शिपमेंट भेजी किसको? मुल्तान ब्रांच को। ठीक है, इन्होंने आपको ना कॉस्ट और बिल्ड दोनों बता दिया। सॉरी, शिपमेंट भेजी किसको? लाहौर ब्रांच को। तो हेड ऑफिस अपने पास एंट्री बनाएगा, लाहौर ब्रांच डेबिट। ठीक है, लाहौर ब्रांच को किससे डेबिट करेगा? बिल्ड प्राइस से डेबिट करेगा। अच्छा, और बिल्ड प्राइस कितनी है आपकी? 40,000। और फिर उसके बाद जो है वो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट करेगा। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अच्छा, ब्रांच 40,000 से नहीं होगी, बल्कि एक और अमाउंट भी आएगा इसमें, वो क्या आएगा भी बताता हूँ। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट होगा 10,000 से। ठीक है, मर्चेंडाइज क्रेडिट होगी 30,000 से। और साथ में कैश क्रेडिट होगा कितना? 2,500। तो टोटल ओवरऑल जो ब्रांच डेबिट होगी वो डेबिट होगी 40,000, 42,500। ये अमाउंट आएगा। पहले तो ये समझ लो। देखो, हेड ऑफिस जब चीज भेज रहा है लाहौर ब्रांच को, तो साथ में मर्चेंडाइज भेज रहा है। ठीक है, 30,000 की ओवर वैल्यूएशन रख के भेज रहा है, और साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट भी तो करेगा ना। जाहिर सी बात है, जिसके पास से चीज जा रही होती है ट्रांसपोर्टेशन, वही पे करता है। भले ऐसा हो कि एक्सपेंस वो रिकॉर्ड करे, लाहौर ब्रांच रिकॉर्ड करे, क्योंकि अभी चीज किसके पास आ रही है? लाहौर ब्रांच के पास आ रही है। एक्सपेंस तो लाहौर ब्रांच का है। एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करेगी वो लाहौर ब्रांच ही रिकॉर्ड करेगी, लेकिन जो पेमेंट होगी वो किसके पास से होगी? हेड ऑफिस की तरफ से होगी। तो हेड ऑफिस के पास से कैश जाएगा कितना? 2,500। अब लाहौर ब्रांच जो है वो अपने पास एंट्री बनाएगी, मर्चेंडाइज को डेबिट करेगी। और ये मर्चेंडाइज को डेबिट करेगी किस अमाउंट से? 40,000। इसको तो बिल्ड प्राइस पता है। साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन डेबिट करेगी कितने से? 2,500 से, क्योंकि एक्सपेंस इसका है। और हेड ऑफिस को क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। कितने से? 42,500। तो ये तो नॉर्मल एंट्रीज हो गई, जो कि हेड ऑफिस और इनके दरमियान बननी थी। ठीक है, अब हेड ऑफिस ने क्या बोला? कि बोला लाहौर ब्रांच को कि भाई तुम यही मर्चेंडाइज किसको भेज दो? मुल्तान ब्रांच को। ठीक है, अब मुल्तान ब्रांच जो है वो अपने पास क्या एंट्री बनाएगी, ये देखते हैं। अब मुल्तान ब्रांच अपने पास क्या एंट्री बनाएगी, ये देखते हैं। देखो, अब मुल्तान ब्रांच क्या करेगी बच्चों? मुल्तान ब्रांच के पास मर्चेंडाइज, पहले आप ये देखो कि लाहौर ब्रांच क्या करेगी। लाहौर ब्रांच जो है वो अपने पास से मर्चेंडाइज को निकालेगी, क्योंकि इसके पास से मर्चेंडाइज जा रही है। तो ये मर्चेंडाइज को क्या करेगी? क्रेडिट। मर्चेंडाइज क्रेडिट होगा। ठीक है, कितने से? 40,000 से, क्योंकि इसके पास से मर्चेंडाइज चली गई। साथ में ये अपना ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म करेगी, क्योंकि भाई चीज तो इसके इस्तेमाल में नहीं आई ना, तो अब एक्सपेंस भी क्यों रिकॉर्ड करेगी? तो ट्रांसपोर्टेशन को भी अपने क्या कर देगी? खत्म कर देगी, जो इसका एक्सपेंस हुआ था 2,500। साथ में इसको 1,000 रुपये और पे करना पड़ रहा है, ताकि चीज इसके पास कहाँ आ जाए? मुल्तान ब्रांच के पास। तो यानी कि इसको कैश पे करना पड़ रहा है कितना? 1,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसके पास से चीज निकलती है वही कैश पे करता है। ठीक है, और ये डेबिट क्या करेगी? हेड ऑफिस को। ब्रांचेस कभी भी अपने पास एक दूसरे को रिकॉर्ड नहीं करती। तो ये कितने से रिकॉर्ड करेगी हेड ऑफिस को? 43,500। ये वाली ट्रांजेक्शन समझ में आई सब बच्चों को? यहाँ तक बेटा किसी को कुछ पूछना हो? क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अब मुल्तान ब्रांच अपने पास क्या एंट्री बनाएगी? मुल्तान ब्रांच जो है वो अपने पास बनाएगी कि इसके पास तो मर्चेंडाइज आई है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी हुआ है।
मर्चेंडाइज को ये डेबिट करेगी कितने से, 40,000 से। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इसका उतना ही रिकॉर्ड होगा जितना एक्चुअल होना था। जैसे कि वो लास्ट लाइन में आपको बता रहे हैं ना कि if head office had directly sent merchandise to Multan branch, freight charges would have been rupees 2,500। अगर डायरेक्टली चीज उसके पास आती तो एक्सपेंस उसका कितना होता, 2,500। तो ये सिर्फ 2,500 से ही अपने आप को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करेगी, और बाकी ये हेड ऑफिस को क्या कर देगी, क्रेडिट। कितने से, 42,500। अब हेड ऑफिस अपने पास क्या एंट्री बनाएगा ये जरा देखें। देखो एक मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो है हेड ऑफिस ने चीज भेजी थी किसको, लाहौर ब्रांच को। तो इसने क्या किया था, लाहौर ब्रांच को डेबिट कर दिया था। लाहौर ब्रांच को चीज भेजी थी तो लाहौर ब्रांच को क्या किया था, डेबिट। अब चीज लाहौर ब्रांच के पास नहीं है, अब चीज किसके पास है, मुल्तान ब्रांच के पास है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, पहले तो ये मुल्तान ब्रांच को डेबिट करेगा। मुल्तान ब्रांच को कितने से डेबिट करेगा, वही 42,500, जितने से मुल्तान ब्रांच ने उसको रिकॉर्ड कर रखा है। देखो कि मुल्तान ब्रांच ने भी हेड ऑफिस को कितने से रिकॉर्ड कर रखा है, 42,500 से। तो ये भी मुल्तान ब्रांच को डेबिट करेगा अपने पास कितने से, 42,500 से। और फिर उसके बाद ये लाहौर ब्रांच को क्रेडिट कर देगा, लेकिन 43,500 से। 43,500 से क्यों क्रेडिट करेगा, देखो वैसे तो लाहौर ब्रांच के पास जो चीज गई थी वो 42,500 की गई थी, ठीक है। लेकिन लाहौर ब्रांच ने हेड ऑफिस के बदले में, क्योंकि जब हेड ऑफिस ने उसको कहा कि ये चीज भेज दो मुल्तान ब्रांच को, तो लाहौर ब्रांच को एक्स्ट्रा कैश भी पे करना पड़ा है, कितना, 1,000 से। देखिए यहाँ पर लाहौर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितने से डेबिट किया हुआ है, 43,500 से। उसका रीजन ये था कि एक्चुअल में तो चीज 42,400 की पड़ी थी लाहौर ब्रांच को, लेकिन जब उसने मुल्तान ब्रांच को भेजा ना तो उसका 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन भी लग गया, जो कैश उसने पे किया ताकि चीज मुल्तान पहुंच जाए। तो इस वजह से उसने हेड ऑफिस को अपने पास कितने से रिकॉर्ड किया, 43,500 से। तो ये जो लाहौर ब्रांच हेड ऑफिस के जनरल जनरल में क्रेडिट होगी वो कितने से क्रेडिट होगी, 43,500 से, 1,000 एक्स्ट्रा से। अब वो 1,000 से आपकी डेबिट साइड कम पड़ रही है, ये जो 1,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो बेयर करेगा वो हेड ऑफिस बेयर करेगा। और इसको आप नाम दोगे इंटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल जनरल था जो मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, इंटर ट्रांसपोर्टेशन के नाम से आता है। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। और इतना सारा औरत लोग आ गए और इतना एक दूसरे से कल मिल रहा है बाद में नहीं पढ़ूंगी। हम तो लाज यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा क्या पूछ रहे हैं इवन आप, 1,000 हो रिकॉर्डेड करेगा, जी, हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा। अच्छा अब एक और सवाल था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, इसी का था, 2014 रेगुलर का ही क्वेश्चन नंबर 5 था। एक मिनट वो भी मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ। एक मिनट। अच्छा बच्चों अब जो है 2014 रेगुलर और इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें आपको क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग अकाउंट इज फाउंड इन द बुक्स ऑफ फोर्ड कॉर्पोरेशन। कोई फोर्ड कॉर्पोरेशन है और उसकी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ये लेजर जो है या अकाउंट जो है वो हमें नजर आया, फैसलाबाद ब्रांच। अब ये फैसलाबाद ब्रांच का लेजर बना हुआ है, ठीक है बेटा। फैसलाबाद ब्रांच का लेजर किसने बनाया होगा, फैसलाबाद ब्रांच का लेजर फैसलाबाद ब्रांच ने बनाया होगा या हेड ऑफिस ने बनाया होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। फैसलाबाद ब्रांच का लेजर हेड ऑफिस ने बनाया होगा, हेड ऑफिस ने बनाया होगा।
और बच्चे, किसने बनाया होगा? फैसलाबाद ब्रांच ने बनाया होगा, हेड ऑफिस ने बनाया होगा, हेड ऑफिस ने बनाया होगा। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, एक तो पहला कंसेप्ट क्लियर कर लो, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो, ब्रांच को जो रिकॉर्ड करता है वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है। अभी हमने देखो 3 ब्रांचेस की जनरल जनरल अभी हमने बनाया। इन तीनों ब्रांचेस में, ब्रांचेस के लेजर जनरल जनरल में देखो, कहीं पर ब्रांच ने अपने आप को रिकॉर्ड किया, मुल्तान ब्रांच ने अपने आप को रिकॉर्ड किया? नहीं रिकॉर्ड किया। मुल्तान ब्रांच ने किसको रिकॉर्ड किया? हेड ऑफिस को रिकॉर्ड किया। लाहौर ब्रांच ने भी किसको रिकॉर्ड किया है? हेड ऑफिस को रिकॉर्ड किया है। जो ब्रांचेस को रिकॉर्ड किया है वो किसने रिकॉर्ड किया है? हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड। तो ब्रांचेस का जो लेजर बनेगा वो भी किसके हाथों बनेगा? हेड ऑफिस के हाथों बनेगा। ब्रांच तो अपने पास अपने आप को रिकॉर्ड ही नहीं करती ना। ब्रांचेस को तो कौन रिकॉर्ड करता है? हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है। तो ये जो फैसलाबाद ब्रांच का लेजर है हमारे सामने आ रहा है, ये फैसलाबाद ब्रांच का लेजर हेड ऑफिस ने बनाया। क्योंकि लेजर किसका है? ब्रांच का है। और ब्रांच की जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है? वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो हेड ऑफिस ने अपने पास जहां जहां इस ब्रांच को डेबिट किया है, जहां जहां उस ब्रांच को क्रेडिट किया है, वो उसने लेजर के अंदर शो कर दिया। देखो, अब इसके अंदर लेजर के अंदर देखो, अगर हम देखें, डेबिट साइड है। डेबिट साइड पे सबसे पहले बैलेंस लिखा हुआ है 67,500 से। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ ब्रांच नोट्स 2,500 से, पेमेंट ऑफ फॉर ब्रांच फर्नीचर 10,000 से, शिपमेंट ऑफ गुड्स टू ब्रांच 25,000 से, एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच 1,500 से। ठीक है। ये सारे डेबिट साइड पे इन्होंने रीजंस भी लिख दिए हैं कि भाई किस किस वजह से ये ब्रांच डेबिट हुई है। जैसे कि पहली तारीख, पहला तो बैलेंस है, बैलेंस को तो रिकॉर्ड नहीं करते। फिर उसके बाद अगर हम डेट वाइज चलते हैं, पहली डेट जो आ रही है हमारे सामने आ रही है 10 जन 2013। इसमें आपकी ये जो ब्रांच है क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। ठीक है। ये ब्रांच क्या हो रही है? डेबिट हो रही है 2,500 से, यानी कि फैसलाबाद ब्रांच क्या हुई होगी? डेबिट। कितने से? 2,500 से। किस वजह से डेबिट हुई है? उन्होंने रीजन लिखा है पेमेंट ऑफ ब्रांच नोट्स, यानी कि ब्रांच के नोट्स इन्होंने क्या किए हैं? पे किए हैं। मतलब कि हेड ऑफिस ने जो अपने पास एंट्री बनाई होगी उसमें कैश को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, क्योंकि नोट्स किसके हैं? ब्रांच के। ठीक है। ये हेड ऑफिस अपने पास क्या कर रहा होगा? एंट्री बना रहा होगा। तभी उसने फैसलाबाद ब्रांच को 2,500 से क्या किया? डेबिट किया। ठीक है। अब फैसलाबाद ब्रांच अपने पास क्या एंट्री बनाएगी इसी इसी ट्रांजेक्शन की? फैसलाबाद ब्रांच अपने पास जो एंट्री बनाएगी वो एंट्री बनाएगी, जैसे यहाँ पर ब्रांच डेबिट हो रही है तो फैसलाबाद ब्रांच के पास हेड ऑफिस क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। कितने से? 2,500 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा होगा? कि भाई हेड ऑफिस ने पेमेंट की है उसके नोट्स की, यानी कि नोट्स पेएबल। ये पहली ट्रांजेक्शन बच्चों आप लोगों को समझ में आई कि कैसे मैंने बनाई है? ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब जैसे कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट वाइज चलेंगे हम। ठीक है। 10 के बाद आ रहा है 15, पेमेंट फॉर ब्रांच फर्नीचर 10,000 से। ठीक है। अब यहाँ पर भी ब्रांच क्या हुई है? डेबिट हुई है। डेबिट साइड की रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ये है 15 की, 15 जन 2013। फैसलाबाद अगेन क्या हुई है? डेबिट हुई है। कितने से? 10,000 से। हेड ऑफिस ने क्यों इसको डेबिट किया? कि उसने उसके फर्नीचर की पेमेंट की है, यानी कि फर्नीचर खरीदा होगा। तो कैश हेड ऑफिस के पास से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने से? 10,000 से। तो ब्रांच ने अपने पास क्या एंट्री बनाई होगी? जैसे यहाँ पर अगर ब्रांच डेबिट हुई है तो यहाँ पर ब्रांच के पास
हेड ऑफिस क्या हुआ होगा, क्रेडिट 10,000 से। और डेबिट क्या हुआ होगा, फर्नीचर 10,000। ये वाली ट्रांजेक्शन सब बच्चों को समझ में आ गई। आगे चलूं बेटा मैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 के बाद आ रही है 19 क्रेडिट साइड पे। मैं डेट वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आ गया 19 पे। 19, फर्स्ट, 13। अब इसमें जो है वो ब्रांच क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फैसलाबाद ब्रांच को क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांच जो है वो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है लेजर के अंदर। कितने से क्रेडिट हो रही है, 3,000 से। अब मैं पढ़ता हूँ कि भाई क्यों क्रेडिट हो रही है। कह रहा है रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच की तरफ से रिमिटेंस आया है, यानी कि कैश आया है। रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हेड ऑफिस के पास कैश आया है, कितने से, 3,000 से। अब यही एंट्री ब्रांच क्या बनाएगी, जैसे वहां पे ब्रांच क्रेडिट हुई है तो ब्रांच अपने पास हेड ऑफिस को क्या कर देगी, डेबिट। कितने से, 3,000 से। और क्यों डेबिट कर रही है, क्योंकि ये उसको कैश भेज रही है। कैश को क्या कर देगी, क्रेडिट, 3,000 से। फिर उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 20 जैन 2013। 20 जैन 13, ठीक है, डेबिट साइड पे। शिपमेंट ऑफ गुड्स टू ब्रांच 25,000। अच्छा, शिपमेंट वाली हमें एंट्री पता है, इसमें ओवर वैल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, कोई रेट वेट नहीं दिया। जब भी शिपमेंट होती है तो हेड ऑफिस अपने पास क्या एंट्री बनाता है, ब्रांच को डेबिट करता है। फैसलाबाद ब्रांच डेबिट, और मर्चेंडाइज क्या हो जाती है, क्रेडिट। इस अमाउंट से है 25,000 से। 25,000। और यहाँ पर ब्रांच अपने पास एंट्री बनाएगी, इसके पास तो मर्चेंडाइज आ रही है, डेबिट, कितने से, 25,000 से। और हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 के बाद आएगी 25। ठीक है भाई, 25 देख लेते हैं। 25, 2013। इसमें वो ब्रांच को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो ब्रांच को तो मैं क्या कर दूं, पहले क्रेडिट कर दूं। ब्रांच को मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या हो रहा है, देख लेते हैं कि गुड्स रिटर्न हुई हैं, तो यानी कि मर्चेंडाइज क्या हो जाएंगी, डेबिट, 2,500 से। यहाँ पर क्या होगा, हेड ऑफिस डेबिट। आसान क्वेश्चन था ये, इतना मुश्किल नहीं था। और मर्चेंडाइज क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, क्योंकि ये मर्चेंडाइज क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है 25 के बाद आ जाएगी 29। 29 भी क्रेडिट साइड पे है। ब्रांच क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्यों क्रेडिट हो रही है, रीजन वो लिख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ब्रांच अकाउंट, कलेक्शन की है ब्रांच के अकाउंट की, यानी कि कैश डेबिट हुआ है। कलेक्शन ब्रांच के अकाउंट की है ना, तो जो भी रिसीवेबल होगा वो ब्रांच अपने पास रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी,
हेड ऑफिस डेबिट, और रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और उसका भी अमाउंट 1500। फिर उसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, नहीं, 30 ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस चार्ज टू ब्रांच वाली, उसमें ब्रांच डेबिट हो रही है। 30 फर्स्ट और 13 ब्रांच क्या हो रही है, डेबिट। एक्सपेंस चार्ज किया गया है ब्रांच को। यानी कि हेड ऑफिस ने सिर्फ और सिर्फ कैश पे किया होगा, ये कैश को क्रेडिट कर देगा 1500 से। और यहाँ पर जनरल एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेबिट 1500 से, और हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा, फिर उसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो बेटा नेट लॉस वाली ट्रांजेक्शन है। नेट लॉस वाली ट्रांजेक्शन दोनों को पता है कि क्या बनती है, हेड ऑफिस में भी और ब्रांच में भी। ये मैंने एंट्री आप लोगों को लिखवाई हुई है, नेट लॉस वाली मैंने बताया था आप लोगों को। इनकम समरी डेबिट और ब्रांच क्या हो जाता है, क्रेडिट। लॉस हुआ है 890 का। और वहां पर क्या होता है, हेड ऑफिस डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। ये बेटा मैंने सारी एंट्रीज बना ली, तो ये जो थी 31st की थी, मैंने हेड ऑफिस में भी बना ली और मैंने ब्रांच में भी बना ली, फैसलाबाद ब्रांच में भी बना ली। पूछी उसने सिर्फ फैसलाबाद ब्रांच की एंट्री थी, जरा देखो। प्रिपेयर एंट्रीज इन दी जनरल जर्नल ऑफ ब्रांच, ब्रांच के जनरल जर्नल में एंट्री बनाओ। यानी कि ब्रांच के जनरल जर्नल में हम जो एंट्री बनाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है हेड ऑफिस को रिकॉर्डिंग की बनाएंगे, ये वाली। वो उसने आपसे पूछी थी, तो वो हमने बना ली। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है बाकी वाली एंट्रीज। ये लेट सपोज अगर वो आपको लेजर दे के कहे कि इसकी जनरल जर्नल एंट्री बनाओ, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ देखो मेरा बच्चा सुनो, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हेड ऑफिस में नहीं लिखेंगे, उसका रीजन क्या है। देखो बेटा, आपको बता रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्रांच अकाउंट है। ये जो कलेक्शन है ये ब्रांच अकाउंट की है, जो हेड ऑफिस कर रहा है। नॉर्मली जो कलेक्शन की एंट्री बनती है वो क्या एंट्री बनती है, कैश डेबिट, और आपका रिसीवेबल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये एंट्री बनती है। ठीक है। अब ये जो रिसीवेबल है ये है ब्रांच का। कलेक्ट कौन कर रहा है, कैश, हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस के पास क्या होगा कि कैश डेबिट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पर किया। ठीक है। लेकिन रिसीवेबल किसका था, ब्रांच का अकाउंट था ना, तो ब्रांच अपने पास रिसीवेबल को क्रेडिट करेगी। ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो, और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, आगे देख लेते हैं इसकी रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको।
अच्छा, आगे वो आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस इन द लेजर ऑफ ब्रांच। वो कह रहा है कि जैसे अब आपको मैंने टी अकाउंट बना के दिया था ना ब्रांच का, वो कह रहा है कि हेड ऑफिस का टी अकाउंट बना के दिखाओ। देखो बेटा, हेड ऑफिस का टी अकाउंट में बना के दिखा देता हूँ, मैं आपको रफ सा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको खुद बनाने की कोशिश करना टी अकाउंट, क्योंकि अब सब बच्चों को आते हैं। मैं हेड ऑफिस का लेजर बना रहा हूँ, और हेड ऑफिस का लेजर कौन बनाएगा, ब्रांच बनाएगी। ठीक है, हेड ऑफिस के लेजर में बेटा सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जैसे यहाँ पर जो ब्रांच का बैलेंस दिया जा रहा था डेबिट साइड पे ना, अब यही बैलेंस उठाकर आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे 67,500 से। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट 13 बैलेंस क्रेडिट कर दूंगा कितना, 67,500। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है हेड ऑफिस जो है वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है कितने से, 2,500 से। तो 2,500 से मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डेट क्या थी भाई, 10 जन थी, डेट लिख दी मैंने, ये मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, और रीजन क्या लिख दूं, मैं नोट पेबल लिख दूं, ऑपोजिट साइड आती है हमेशा, याद रखिएगा रीजंस में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हेड ऑफिस अगेन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है कितने से, 10,000 से। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, फर्नीचर की वजह से क्रेडिट हुआ है। डेट क्या थी, 15 जन। फिर उसके बाद क्या हुआ, हेड ऑफिस डेबिट हुआ है, तो मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा। किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैश की वजह से डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कैश लिख दूंगा। डेट क्या थी, 19। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा हेड ऑफिस क्या हो रहा है, 25,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो 25,000 से क्रेडिट कर दूंगा। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, मर्चेंडाइज की वजह से क्रेडिट हो रहा है। डेट क्या है, 20, मैंने 20 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हेड हेड ऑफिस डेबिट हो रहा है 2,500 से। ठीक है, तो 2,500 से डेबिट कर दिया। किस डेट क्या है, 25, ये मैंने 25 लिख दी। किसकी वजह से, मर्चेंडाइज की वजह से, यहाँ पर मैंने मर्चेंडाइज लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हेड ऑफिस डेबिट हुआ दोबारा से 1,500 से। किसकी वजह से भाई, रिसीवेबल की वजह से। डेट क्या थी रिसीवेबल वाली एंट्री की, 29। अच्छा, फिर उसके बाद हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से। डेट क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली, फिर उसके बाद जो है हेड ऑफिस अगेन डेबिट हुआ है। किसकी वजह से डेबिट हो गया भाई, इनकम समरी की वजह से। डेट क्या है, 31 जनवरी 2013। तो ये बच्चों मैंने हेड ऑफिस का लेजर आप लोगों के सामने बना दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा था मैंने डेबिट कर दिया, जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा था मैंने उसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा, जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिख दो। कर लेते हैं, जो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। ठीक है,
1,06,500, जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिख दो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस टोटल। फिर इसमें से आप डेबिट साइड क्या कर दो, माइनस। तो हमारे पास आ गया 98,610, ये आपका कहलाएगा बैलेंस एंडिंग, या बैलेंस सीडी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और यही बैलेंस सीडी जो है वो ऑपोजिट साइड पे बैलेंस बीडी बन जाएगा। और डेट मंथ की लास्ट आएगी यहाँ पर सीडी पे, और यहाँ पर जो डेट आएगी अगले महीने की 1 तारीख, यानी कि 1 Feb 2013। ये हमने लेजर बना लिया। हेड ऑफिस, देख लो बेटा, इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पूरी क्वेश्चन की पिक्चर लेना चाह रहे हो तो वो भी ले लो। 98,610 आ रहा है, मेरा भी तो यही आ रहा है बेटा, 98,610। मेरा भी यही आ रहा है। किसी का कोई सवाल हो? टोटल फिर आपने बेटा गलत किया हुआ, मैंने तो एक्सेल की शीट पे टोटल किया है ना, क्या पता कोई चीज आप लेके जाना भूल गई हो। ये बिल्कुल सही है आंसर। अब बेटा काफी बड़ी हो गई क्लास, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग संडे को क्लास रखेंगे आप लोगों की, कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल मुश्किल हो जाएगा। कल अब इंशाल्लाह ताला हम संडे को क्लास रखेंगे, संडे को भी हम थोड़ी बड़ी क्लास रखेंगे। फिर संडे की क्लास के होने के बाद ना, फिर इस वीडियो को मैं मर्ज करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब जो आज जो हम लोग ईयर करने जा रहे हैं, ये बच्चों की फरमाइश पे है कि सर ईयर जो है वो 2020 और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है ना वो करवा दीजिए। वो थोड़ा सा इशू कर रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ऑन January 30, 2018, लाहौर ब्रांच ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड शो अ बैलेंस ऑफ ₹20,160, and Paramount account in the book of Lahore branch show a balance of ₹23,364। वो कह रहे हैं कि जून 30, 2018 में लाहौर ब्रांच जो है पैरामाउंट के पास, यानी कि हेड ऑफिस के पास जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 20,160। और जो हेड ऑफिस का बैलेंस ब्रांच के पास जो आ रहा है वो आ रहा है 23,364। ये दोनों बैलेंसेस क्या है, डिफर हैं एक दूसरे से। अब क्यों डिफर है, उसका रीजन वो आपसे पूछ रहे कि भाई क्यों डिफर है, वो आपने बताना। देखो, हमेशा जो भी बैलेंसेस होते हैं ब्रांच और हेड ऑफिस के, वो आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि जिस अमाउंट से हेड ऑफिस ब्रांच को रिकॉर्ड कर रहा होता है उसी अमाउंट से ब्रांच हेड ऑफिस को रिकॉर्ड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर ब्रांच का बैलेंस अलग आ रहा है, 20,160 आ रहा है, और हेड ऑफिस का जो बैलेंस आ रहा है वो 23,364 रुपये आ रहा है।
अब जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन है, वो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग आइटम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस। अब वो क्या क्या डिफरेंसेस है देखें। पहली ट्रांजेक्शन है ऑन जून 25, पैरामाउंट शिप्ड merchandise to Lahore branch valued rupees 1536 but not received by branch till 30 June 2018। वो कह रहे हैं कि ब्रांच को, एक मिनट, हाँ, ब्रांच को ऑन 30 जून 2018 लाहौर ब्रांच, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ऑन जून 25 पैरामाउंट शिप मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज भेजी हैं पैरामाउंट ने लाहौर ब्रांच को। वैल्यू उसकी थी 1536। ठीक है, लेकिन अभी तक ब्रांच ने उसे रिसीव नहीं किया। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस से चीज निकल चुकी है, ब्रांच ने उसे रिसीव नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, जब ब्रांच रिसीव करेगी तो फिर वो अपने पास एंट्री बनाएगी। जब मर्चेंडाइज रिसीव होती है तो उसकी क्या एंट्री बनती है, मर्चेंडाइज डेबिट। और हेड ऑफिस क्या हो जाता है, क्रेडिट। और इसका अमाउंट आ जाएगा 1536। 1536, ठीक है। और ये एंट्री कौन बनाएगा, अपने पास ब्रांच बनाएगी लाहौर। ये लाहौर ब्रांच जो है वो अपने पास क्या कर लेगी, एंट्री बना लेगी। इस एंट्री में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं लाहौर ब्रांच के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन जो है, ये पहली ट्रांजेक्शन थी। फिर वो कह रहे हैं कि द लाहौर ब्रांच कलेक्टेड पैरामाउंट अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 6000 बट फेल टू इन्फॉर्म हेड ऑफिस। वो कह रहे हैं कि लाहौर ब्रांच ने हेड ऑफिस का अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसने हेड ऑफिस को बताया नहीं है। तो हेड ऑफिस को अब पता लग रहा है, तो हेड ऑफिस अब अपने पास एंट्री बनाएगा कि भैया उसका अकाउंट रिसीवेबल रिकवर हो गया, और किसने किया, ब्रांच ने किया। तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा ब्रांच डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और इसका अमाउंट आ जाएगा 6000। ठीक है, ब्रांच अपने पास कलेक्ट कर चुका है, यानी कि ब्रांच अपने पास रिकॉर्ड कर चुका है, लेकिन उसने हेड ऑफिस को नहीं बताया। अब हेड ऑफिस को पता लगा तो हेड ऑफिस अपने पास ये एंट्री बना लेगा कि भाई मेरा रिसीवेबल जो है वो खत्म हो चुका है, वो ब्रांच ने रिकवर कर लिया। तो वो ब्रांच को डेबिट कर देगा और रिसीवेबल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है थर्ड ट्रांजेक्शन। जी बोलिए बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, कोई ट्रांजेक्शन ना समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन हो गई। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन है। वो पहली ट्रांजेक्शन हमने कहाँ बनाई है, पहली ट्रांजेक्शन जो है वो हमने ब्रांच में बनाई है। और ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जो कि ब्रांच में बननी थी, क्योंकि मर्चेंडाइज भेज दी थी हेड ऑफिस ने, लेकिन ब्रांच को नहीं पता था, वो उनके रास्ते में थी। थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं द पैरामाउंट रिकॉर्डेड द प्रॉफिट ऑफ द लाहौर ब्रांच एट रुपीज 2700 इंस्टेड ऑफ रुपीज 2916। वो कह रहे हैं कि जो आपका हेड ऑफिस है ना, उसने लाहौर ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो 2700 से रिकॉर्ड किया है इंस्टेड ऑफ 2916। प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट जो था, वो कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट जो था वो 2916 रुपए का था। लेकिन हेड ऑफिस ने प्रॉफिट कम रिकॉर्ड किया है, 2700 से रिकॉर्ड किया है। तो जितना रिकॉर्ड होने से रह गया है उसको वो अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट की एंट्री बनती है ब्रांच डेबिट, और इनकम समरी आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। ये प्रॉफिट की एंट्री बनती है। कितना कम रिकॉर्ड हुआ हुआ था, जो रह गया है वो रह गया तकरीबन 216 से। 216 से हम ये एंट्री बना देंगे हेड ऑफिस में। लेट सपोज अगर ऐसा होता, यहाँ पे तो प्रॉफिट ही कम रिकॉर्ड हुआ है ना,
2700 हमने रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट 2916 रुपए का था, 216 से कम रिकॉर्ड किया। लेट सपोज ऐसा होता, उल्टा हो चुका होता, मतलब कि प्रॉफिट 2700 का होता, लेकिन हेड ऑफिस ने 2916 रुपए से अगर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होता, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हम लोग, मुझे ये बताओ। कि अगर जो है प्रॉफिट जो है अगर जो है प्रॉफिट जो है 2900 की जगह 2700 का प्रॉफिट होता, और हेड ऑफिस ने 2900 रिकॉर्ड कर लिया होता, ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया होता, तो फिर क्या करते? अभी तो कम रिकॉर्ड किया, तो जितना कम रिकॉर्ड किया हमने प्रॉफिट की दोबारा से एंट्री बना दी। अगर वो ज्यादा रिकॉर्ड कर लेता तो फिर क्या होता? अगर वो ज्यादा रिकॉर्ड कर लेता तो क्या होता? ऐसी सिचुएशन में क्या करते? बिल्कुल। हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर जब भी कोई चीज ज्यादा रिकॉर्ड हो जाए ना, तो आप सेम एंट्री को रिवर्स करके बना देते, यानी कि फिर एंट्री बनती इनकम समरी डेबिट, और ब्रांच क्या हो जाती? क्रेडिट हो जाती। गुड बेटा अलिशबा, शाबाश। अब आ जाओ कोड ट्रांजेक्शन में। कोड ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं? द पैरामाउंट चार्ज रुपीज 1476 in respect of the merchandise returned by Lahore branch to Paramount was in transit। वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया है कि ब्रांच ने मर्चेंडाइज रिटर्न कर दिए हेड ऑफिस को, लेकिन वो मर्चेंडाइज अभी इन ट्रांजिट है, रास्ते में, यानी कि अब वो ब्रांच में तो एंट्री बन गई होगी, क्योंकि वहां से तो मर्चेंडाइज निकल गई है। हेड ऑफिस को अभी तक मर्चेंडाइज नहीं मिली, तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा मर्चेंडाइज डेबिट, और ब्रांच क्रेडिट। हाँ जी, ब्रांच क्रेडिट। और अमाउंट आ जाएगा इसका 1476। 470। फिर आ जाए फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन बेटा देखो, अपने पास, आप लोगों के पास इसमें फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, आप लोगों के 5 ईयर में, मेरे पास ना फिफ्थ ट्रांजेक्शन मिसिंग है 5 ईयर में। और है। नहीं, एक और ट्रांजेक्शन भी होगी लाजमी। सारी है, 4 है, यही है। और है। ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है, हमने चारों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। इसमें से किसी भी एक ट्रांजेक्शन के अंदर किसी को, बच्चे को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तेरा नहीं तो अमाउंट शिफ्ट क्या है? जी, तेरा अमाउंट शिफ्ट। समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या बोलना चाह रही हैं आप? तेरा अमाउंट शिफ्ट मर्चेंडाइज लिखा हुआ है यहाँ पर। सेकंड वाली ट्रांजेक्शन नंबर बताइए कौन सी? ट्रांजेक्शन नंबर 1। जी। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें ये हो रहा था कि भाई मर्चेंडाइज जो है वो हेड ऑफिस ने भेजी थी लाहौर ब्रांच को, लेकिन वो अभी इन ट्रांजिट है, जी। ब्रांच को अभी तक मिली नहीं है। तो ब्रांच को जब मिलेगी तो वो क्या एंट्री बनाएगी? मर्चेंडाइज को डेबिट करेगी, हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगी सिंपल। जब मर्चेंडाइज ब्रांच को मिलती है तो एंट्री क्या बनती है? मर्चेंडाइज डेबिट होता है और हेड ऑफिस क्रेडिट होता है। ये ठीक है। ट्रांजेक्शन जो है वो हेड ऑफिस में रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि हेड ऑफिस ने तो भेज दिया मर्चेंडाइज, लेकिन ब्रांच और को। उसको हेड ऑफिस में report करेंगे। नहीं, हेड ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो अभी ये रिटर्न, जैसे ये वाली रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन है, ये ब्रांच ने रिटर्न कर जी। दी है हेड ऑफिस को, तो वो मर्चेंडाइज क्या है? इन ट्रांजिट है अभी। तो ब्रांच ने तो रिटर्न कर दिया अच्छा। ना, तो एंट्री हमने ब्रांच में नहीं बनाई, जहां पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है वहां पर हमने एंट्री बनाई है। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि हेड ऑफिस ने तो भेज दिया है, तो हेड ऑफिस ने जब भेजा होगा तो रिकॉर्ड किया होगा अपने पास, ब्रांच को अभी तक नहीं मिला, तो इस वजह से ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सिर्फ एंट्री ब्रांच में बनेगी। ओके सर। फिर मैं रिवर्स करके क्यों करेंगे, माइनस करके नहीं करेंगे? बेटा माइनस करके ही करेंगे, वो मैंने बताया था एक सिनेरियो, कि अगर ऐसा हो जाए कि जैसे कि यहाँ पर तो प्रॉफिट कम रिकॉर्ड था, ठीक है बेटा,
सिर्फ क्वेश्चन पूछते वक्त अपना माइक ऑन किया करें, वैसे अपने माइक को साइलेंट पे रखा करें क्योंकि डिस्टरबेंस होती है वीडियो के अंदर ना। अच्छा हाँ, बात ये हो रही थी कि देखो यहाँ पर तो प्रॉफिट रिकॉर्ड ही कम हुआ है। 2916 रुपए का प्रॉफिट था और 2700 रिकॉर्ड हुआ है। तो हमने डिफरेंस लिया है, डिफरेंस लेके 216 से एंट्री बना दी है प्रॉफिट वाली। मैंने ये कहा था कि अगर प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड कर लेते तो फिर हम रिवर्स करते, यानी कि प्रॉफिट 2700 का होता, हम रिकॉर्ड 2916 कर लेते, ज्यादा रिकॉर्ड कर लेते। तो मैंने ये बताया कि अकाउंटिंग में अगर कोई भी चीज एक्सेस रिकॉर्ड हो जाए ना, तो फिर आप उस ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हो, रिवर्स कर देते हो। अच्छा, सेकंड ट्रांजेक्शन कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर ये वाली समझ में नहीं आई। देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि ब्रांच ने कलेक्ट किया है पैरामाउंट का अकाउंट रिसीवेबल 6000 से, लेकिन हेड ऑफिस को नहीं बताया। अब हेड ऑफिस को पता लग रहा है तो हेड ऑफिस अपने पास एंट्री बनाएगा कि ब्रांच डेबिट और रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि जब भी कलेक्शन होती है रिसीवेबल की, तो रिसीवेबल कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे। तो हेड ऑफिस अपने पास रिसीवेबल को क्या कर देगा, क्रेडिट, और ब्रांच को क्या कर देगा, डेबिट। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो आगे चलें। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि देखो पहली रिक्वायर्ड में कह रहे थे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड लाहौर ब्रांच, वो हमने बना ली, हेड ऑफिस में बना ली और लाहौर ब्रांच में बना ली। वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर ब्रांच रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन जून 30 2018। अब वो कह रहा है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि दोनों बैलेंसेस जो अनइक्वल थे अब वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वो दोनों बैलेंसेस लिख लेता हूँ एक जगह। जैसे कि सबसे पहले मैं बैलेंस लिखता हूँ 20,000, 20,160। ठीक है, और ये बैलेंस किसका था, ये बैलेंस था, बैलेंस एज पर हेड ऑफिस था। हेड ऑफिस के पास ब्रांच का ये बैलेंस आ रहा था। ठीक है, और एक बैलेंस आ रहा था ब्रांच के पास हेड ऑफिस का, वो आ रहा था 23,346। ठीक है, ये था बैलेंस एज पर ब्रांच। लेकिन बैलेंस किसका था, हेड ऑफिस का था, क्योंकि ब्रांच अपने पास जो है वो हेड ऑफिस को रिकॉर्ड कर रही होती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये बैलेंस किसका है, ब्रांच का, और ये बैलेंस किसका है, हेड ऑफिस का। ठीक है, ब्रांच के पास हेड ऑफिस का बैलेंस ये आ रहा है, और हेड ऑफिस के पास ब्रांच का बैलेंस ये आ रहा है। अब हेड ऑफिस में जैसे कि देखो ब्रांच पहले क्या हुई है, डेबिट हुई है 6,000 से। ब्रांच का डेबिट होने का मतलब है इंक्रीज होना, और ब्रांच का क्रेडिट होने का मतलब है डिक्रीज होना, ये बात याद रखिएगा। तो जहां जहां ब्रांच डेबिट हो रही है मैं ऐड करते जाऊंगा, जहां जहां क्रेडिट हो रही है मैं क्या कर दूंगा, माइनस। 6,000 से डेबिट हुई है, ऐड करूंगा। 216 से डेबिट हुई है, ऐड कर दूंगा। और एक 14,1,476, 1,476 में क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। और इसको देख लूंगा कि कितना आ रहा है भाई। 24,900। इसका भी देख लेते हैं कि इसका कितना आ रहा है। इसमें एक ही जगह है, एक ही एंट्री थी हेड ऑफिस की, जिसमें हेड ऑफिस क्या हो रहा था, क्रेडिट। अगर हेड ऑफिस क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब समझो कि वो इंक्रीज हो रहा है, वो ऐड होगा।
1536। तो ये मैं क्या कर लूंगा, ऐड। तो 24,900 ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्टेड बैलेंस आ गया, या करेक्ट बैलेंस आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलें। ये मेरा पूरा समझाना मसला बन जाएगा, असल में जूम की क्लास का वैसे ही टाइम कम होता है। ये आप रिकॉर्डेड देख लेना, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, मतलब अभी, मतलब रात तक ये अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपका रह गया ना तो बेटा देख लेना दोबारा से। पूरा अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा दोबारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने कहा था कि अब मैं करवा देता हूँ इनकम स्टेटमेंट्स वाला। एंट्रीज वाला तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब हम एक इनकम स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट का, हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है। ये ईयर जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा। 2018 रेगुलर है। 2018 रेगुलर। अब ये है ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट, कि ब्रांच अपने पास इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाती है। मैंने आप लोगों को बात कहा था ना कि कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ जो है वो आप लोगों के पास किसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के आ जाते हैं, कि इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। तो ये 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो इसी तरह का क्वेश्चन है, कि इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कि ब्रांच की आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, अब इसकी तरफ हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं, द फॉलोइंग आर सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच ऑफ कराची कंपनी लोकेटेड इन साहिवाल एज ऑन 31/12/2016। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपनी है और उसकी जो ब्रांच है वो साहिवाल में। अच्छा, प्रीवियस शो कर दूं मैं, 1 मिनट। जी, ये ले बेटा, प्रीवियस का ले लें आप स्क्रीनशॉट, अगर किसी बच्चे को लेना। ठीक है, ले लिया भाई? ओके जी।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसकी जो ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 15,000 है, परचेजेस जो है वो 21,000 से है, शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस जो उसको मिली है यानी कि हेड ऑफिस की तरफ से 48,000 मिली है, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 6,000 से हुई है, सेल्स इनकी है 65,000 से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 8,000 से है, इन्वेंट्री एंडिंग आपको बताई जा रही है 20,000 से। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि द हेड ऑफिस हैज फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ बिलिंग द मर्चेंडाइज एट 20% अबव कॉस्ट। हेड ऑफिस जो भी चीज बेचता है वो 20% क्या बेचता है, अबव रख के बेचता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि द ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री इंक्लूड 10% लोकल परचेज। वो कह रहे हैं कि ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर ना 10% हमारी लोकल परचेज भी क्या है, शामिल है। अब रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2006। पहले आपको ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। देखो, ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट में एक बात याद रखिएगा, ओवर वैल्यूएशन का कोई रोल नहीं होता, लोकल परचेज का कोई रोल नहीं होता, सब चीजें जाती हैं ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट में जो भी ब्रांच से रिलेट कर रही हो। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल बनेगी, जैसे सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा सेल्स। सेल्स हमें कितनी दी हुई है, 65,000 से। ठीक है, तो मैंने 65,000 लिख दिया। फिर मैं सर लिखूंगा ये इनकम तो, स्टेटमेंट हेड ऑफिस में होती है? नहीं, ये ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट है तो ब्रांच में बन रही है, हेड ऑफिस की अलग होती है। मतलब कि अगर हेड ऑफिस, अच्छा। हेड ऑफिस की अलग, तीन तरह की इनकम स्टेटमेंट वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। एक ब्रांच की वो पूछ सकता है, एक वो कहेगा कि हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और एक वो आपसे कहेगा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाओ। कंसोलिडेटेड वो होती है जो हेड ऑफिस और ब्रांच की मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, तो वो वाली भी इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। तो पहले तो हमने क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया 65,000 से। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा सबसे पहले आप लिखोगे वही ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो ब्रांच की है वो है 15,000। ठीक है, वो मैंने लिख दी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे परचेज। ठीक है, परचेजेस जो है वो 21,000 से है, ये भी हमने लिख दी। अच्छा, ब्रांच परचेज भी कर रहा होता है और ब्रांच को गुड्स जो है वो हेड ऑफिस की तरफ से रिसीव भी हो रही होती है, तो परचेज लिखो, और अगर शिपमेंट दी हुई है तो वो भी लिखो। तो यहाँ पर शिपमेंट भी दी हुई है तो वो भी लिखूंगा। शिपमेंट है हमारे पास 48,000 से। फिर मैं लेस करूंगा शिपमेंट रिटर्न या परचेज रिटर्न, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे शिपमेंट रिटर्न जो है वो हमें दिया हुआ है 6,000 से। ठीक है, और आप लेस करवा दोगे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री जो हमें दी जा रही है वो दी जा रही है 20,000। तो ये दो चीजें लेस होंगी, एंडिंग, और बाकी सारी चीजें ऐड होंगी, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देख लेते हैं कि 15,000, उसमें प्लस करेंगे 21,000, उसमें प्लस करेंगे 48,000, उसमें माइनस करेंगे 6,000, और उसमें माइनस करेंगे 20,000, एंडिंग 58,000 आ गया। अब आप 58,000 जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको सेल में से क्या कर दो, माइनस, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 7,000। ये हमने क्या करना है बेटा, लेस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप इसमें से लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे ख्याल में एक ही दिया हुआ था इन्होंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 8,000 से दिया हुआ, तो वो लेस कर देंगे। तो ये बेटा हमें सीधा सीधा लॉस हो रहा है। 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, एक्सपेंस हमारा 8,000 का हो गया, तो ये लॉस हो गया। इसको आप बोलोगे नेट लॉस। तो ये हमने ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना ली, ब्रांच इनकम स्टेटमेंट।
अच्छा, रिक्वायर्ड में फॉर द ईयर भी लिख देते हैं भाई, फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2016। फिर आगे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड दी ब्रांच प्रॉफिट और लॉस एंड अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस। वो कह रहे हैं कि हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस भी रिकॉर्ड करो, जैसे भाई हमारे पास लॉस आए तो हेड ऑफिस में इस लॉस की भी एंट्री बनाओ और अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन भी निकालो, ठीक है। तो पहले तो हेड ऑफिस के अंदर लॉस की एंट्री बना लेते हैं। हेड ऑफिस के अंदर लॉस की एंट्री क्या बनेगी भाई? हेड ऑफिस के अंदर जो लॉस की एंट्री बनेगी वो बनेगी इनकम समरी डेबिट, कितने से? 1000 से। और ब्रांच आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट, कितने से? 1000 से, ठीक है। और फिर आपको ओवर वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ओवर वैल्यूएशन के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन बनानी होगी। उसके लिए कॉस्ट बिल्ड अबव वो सारा काम करना होगा, ऐसे ही है। स्टेटमेंट ओवर ओवर वैल्यूएशन बेटा सब बच्चों को मैंने बताई हुई है कि किस तरीके से बनती है। देखो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन ये रही। सबसे पहले आप ओपनिंग इन्वेंट्री लिखोगे, फिर शिपमेंट लिखोगे, फिर शिपमेंट, अगर एडिशनल शिपमेंट तो है नहीं, लेस करोगे शिपमेंट रिटर्न और एंडिंग को क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो आप यहां पर लेके जाओगे, ये सारी बिल्ड प्राइस गिवन है आपको क्वेश्चन में ना, ये सारी की सारी आपको बिल्ड प्राइस गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे कि 15,000 है ना, तो बिल्ड प्राइस आप 15,000 मत लेके जाना, बल्कि बिल्ड प्राइस आप लेकर जाना 13,500। ऐसा क्यों? जी बेटा, सीओजीएस अगर कम आती है तो बेटा प्रॉफिट होता है। लोकल परचेज की वजह से, गुड हो गया, शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश बेटा, गुड हो गया। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी ओपनिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आपकी जो लोकल परचेज है और आप ओवर वैल्यूएशन की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो लोकल परचेज को आप हटा के करोगे। तो जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 है, 10% इसके अंदर लोकल परचेज आपकी शामिल है। 15,000 का 10% कितना हुआ? 1500 हुआ। तो 1500 माइनस करोगे तो आपके पास 13,500 जो है आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। फिर उसके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट भी निकालनी है, अब भी निकालना है। ऐसे ही सेम एंडिंग इन्वेंट्री 20,000 है, इसके अंदर 10% आपकी लोकल परचेज शामिल है। तो आपने 20,000 का 10% निकाला तो 2,000 आया, 2,000 आपने माइनस किया 20,000 में से तो 18,000 आ गया। तो ये 18,000 आपकी बिल्ड प्राइस है। फिर आप कॉस्ट और बिल्ड वाले वो सारा काम करोगे, कैलकुलेशन करोगे, 20% अब कॉस्ट आपको दी हुई है, तो वो हम पहले दसियों दफा कर चुके हैं बेटा, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना, ओवर वैल्यूएशन निकालना, ठीक है। तो अब मैं 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को नहीं दे रहा, मैं खुद ले रहा हूँ 10 मिनट का ब्रेक। आप लोगों ने मुझे इसका ओवर वैल्यूएशन जो है वो निकाल के दिखाना है। ओपनिंग इन्वेंट्री जाएगी, शिपमेंट जाएगी, शिपमेंट के अंदर 10% लोकल परचेज शामिल नहीं है, शिपमेंट में से मत माइनस करना, या कोई रिटर्न हो रहा है उसमें से भी माइनस नहीं करना। उसने सिर्फ मेंशन किया है ओपनिंग और एंडिंग के अंदर आपकी जो है वो लोकल परचेज शामिल है। तो बस ओपनिंग और एंडिंग में से 10% निकाल के माइनस करोगे। वो करके ना मुझे ग्रुप के अंदर पर्सनली मत भेजना, ग्रुप के अंदर जो है ना वो अपनी पिक्चर शेयर करना यहाँ पर कि आपने ओवर वैल्यूएशन किस तरीके से निकाला है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर 10 मिनट बाद में इंशाल्लाह ताला दोबारा क्लास रखूंगा, फिर उसमें हम नया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, अब जो है हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2016 प्राइवेट है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको बता रहे हैं कि जुल्फिकार कंपनी ऑफ इस्लामाबाद हैज अ ब्रांच ऑफ कराची फॉलोइंग आर ट्रायल बैलेंस ऑफ द बोथ एज ऑन December 31st 2016। अच्छा, अब दोनों का बैलेंस आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
यानी कि ब्रांच का भी और हेड ऑफिस का भी। अच्छा, हमें जो बनानी होगी ना, वो बनानी होगी बेटा कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है हेड ऑफिस और ब्रांच का डाटा मिलाकर। अब जैसे कि कैश का आपको बैलेंस दिया जा रहा है, हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस 20,000 है, ब्रांच का 10,000 है। अकाउंट रिसीवेबल दिया जा रहा है 40 और 45, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 90,000 और 40,000, ये बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। परचेजेज आपको 2,20,000 दी जा रही हैं और 80,000 दी जा रही हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं 30,000 के, 20,000 के। अकाउंट पेबल है 50,000 और 20,000। इक्विपमेंट है 1,00,000 और 50,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000, 5,000। सेल्स आपको बता रहे हैं 2,50,000 और 2,00,000। शिपमेंट टू ब्रांच आपको बता रहे हैं हेड ऑफिस के अंदर 80,000 और ब्रांच के अंदर कितनी है, शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 1,00,000। अच्छा, आप जरा इस पे देखिएगा, जरा फोकस कीजिएगा सारे बच्चे। एक बात जो इसके अंदर बताई जा रही है, वो क्या बताई जा रही है? कह रहे हैं कि शिपमेंट टू ब्रांच है 80,000 और शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस है 1,00,000। यानी कि जब हेड ऑफिस ने शिपमेंट भेजी, अपने पास उसने कितने से रिकॉर्ड किए, 80,000 से। अब जब वही शिपमेंट ब्रांच को मिल रही है तो वो कितने से मिल रही है, 1,00,000 से मिल रही है। यानी कि ब्रांच जब भी कोई चीज रिकॉर्ड करता है वो बिल्ड प्राइस पे रिकॉर्ड करता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीज 80,000 की आपको ब्रांच के अंदर जो नजर आ रही है 1,00,000 की, वो 20,000 का क्या है, ओवर वैल्यूएशन है। अच्छा, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन भी रिकॉर्ड है कितने से, 30,000 से। फिर उसके बाद जो है आपको बता रहे हैं ब्रांच हेड ऑफिस 1,20,000 ब्रांच का बैलेंस बता रहे हैं और हेड ऑफिस का ही बैलेंस बता रहे हैं 1,20,000 से, और कैपिटल बता रहे हैं कितना है, 2,00,000 है। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो क्या दे रहे हैं, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको दे रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री दे रहे हैं ऑफ मर्चेंडाइज रिपोर्टेड बाय हेड ऑफिस 50,000 एंड ब्रांच रुपीज 60,000 इंक्लूडिंग लोकल परचेज फ्रॉम आउटसाइड 15,000। वो कह रहे हैं कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है हेड ऑफिस की वो 50,000 है, और ब्रांच की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, 60,000, जिसके अंदर 15,000 हमारी लोकल परचेज भी क्या है, शामिल है। फिर आगे कह रहे हैं हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर प्रीपेड 4,000 एंड ब्रांच ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर एक्रूड 5,000। हेड ऑफिस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कुछ प्रीपेड हैं 4,000 से, और जो कुछ एक्रूड हैं वो है 5,000 से। और फिक्स एसेट्स वो कह रहे हैं कि डेप्रिशिएट होंगे 10% ऑफ द कॉस्ट रिक्वायर्ड में आपसे। अच्छा, ये सारी चीजें हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट होंगी। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब आपको कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है और कंसोलिडेटेड जो है वो बैलेंस शीट बनानी है, तो वो किस तरीके से बनेगी? देखो बेटा, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के लिए आपने क्या करना है, जो भी चीज होगी जाएगी, जैसे सेल जा रही है तो दोनों की ऐड होकर जाएगी, शिपमेंट जा रही है, सॉरी परचेज जा रही है तो दोनों की ऐड होकर जाएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री जा रही है तो दोनों की ऐड होकर जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री जा रही है तो दोनों की ऐड होकर जाएगी, कोई भी एक्सपेंस लेके जा रहे हो तो दोनों का ऐड होकर जाएगा। बस एक बात का याद रखिएगा कि जो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है या जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है, उसके अंदर ओवर वैल्यूएशन अगर शामिल है तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है या जो भी आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है, अगर उसके अंदर ओवर वैल्यूएशन शामिल है ना बच्चों, उसको नहीं लेके जाओगे। यानी कि उसको आपने क्या करना, माइनस। जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनती है वो दोनों की कॉस्ट पे बनती है, मतलब कि आपने ओवर वैल्यूएशन माइनस करना है। ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि ओवर वैल्यूएशन माइनस करना है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ओवर वैल्यूएशन है कितना? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन का रेट तो गिवन नहीं है। पूरे क्वेश्चन में हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, कहीं पर भी हमें ओवर वैल्यूएशन का रेट नजर नहीं आया। तो अब क्या करें हम? तो मेरे बच्चों, अगर आपको ओवर वैल्यूएशन का रेट ना पता हो तो ओवर वैल्यूएशन का रेट निकाल लो। ओवर वैल्यूएशन का रेट किस तरीके से निकलेगा, जरा देखो। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको गौर करने को कहा था कि मेरा बच्चा, यहाँ पर देखो शिपमेंट जो है वो ब्रांच के पास 80,000 से और हेड ऑफिस के पास कितने की है, 1,00,000 की। तो ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे आपको खुद ब खुद पता लग गया कि कितना है, 20,000 का ओवर वैल्यूएशन है। ठीक है, इस 20,000 को डिवाइड करवा दो कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है हमारी, 80,000, क्योंकि ब्रांच जो रिकॉर्ड कर रहा होता है वो तो बिल्ड प्राइस रिकॉर्ड कर रहा होता है, और जो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा होता है वो कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है,
तो 80,000 से डिवाइड करवा दो कॉस्ट से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। जरा मुझे कोई करके बताए कि कितना आ रहा है। 20,000 को अगर मैं 80,000 से डिवाइड करवाता हूँ, 25% आ रहा है। मेरे ख्याल में 25% आएगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दोबारा से बता देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर दोबारा से बता दें। अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन का रेट ना दिया हो, और आपको निकालना हो, नजर आ रहा हो कहीं पे ओवर वैल्यूएशन तो है लेकिन रेट नहीं पता, तो आप क्या करो, जो भी आपका अबव है, ठीक है, जो भी फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, जो भी आपका अबव है उसको आप डिवाइड करवा दो कॉस से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दो 100 से, तो आपके पास ओवर वैल्यूएशन का रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसा भी मैंने निकाला। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज सुनो। अब एक और चीज सुनो, एक और चीज, आखिरी चीज। देखो बेटा, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का जो बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का जो बैलेंस आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। हालांकि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन हम देखते हैं हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। 80,000 और 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 20,000 आता है। लेकिन क्वेश्चन में अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन 30,000 क्यों दिया हुआ है? इसका कोई आंसर देगा मुझे? लोकल परचेज में तो ओवर वैल्यूएशन ही नहीं होता। कोई बच्चा मुझे आंसर दे, अभी उसके घर पे जो है ना, वो मैं डेयरी मिल्क पार्सल करवाता हूँ, पिछला कौन सा ऐड होगा? कोई बच्चा मुझे आंसर देगा तो अभी मैं उसको। हाँ, ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला, गुड हो गया बिल्कुल। लिशबा बेटा शाबाश, गुड हो गया। पिछला जो है सर, ओपनिंग भी तो शामिल है। अगर हम ऊपर क्वेश्चन देखते हैं पूरा, तो पूरे ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ओपनिंग भी है और हमारे पास शिपमेंट भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद हैं। तो जो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो भी तो दोनों चीजों का दिया जाएगा ना। तो शिपमेंट वाला तो ओवर वैल्यूएशन हमें पता लग गया कि 20,000 है, और टोटल जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसने वो 30,000 है। तो भाई जो 10,000 एक्सिस है वो ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन। गुड हो गया, शाबाश। शाबाश बेटा। सब बच्चों को ये बात समझ में आई? सब बच्चों को ये बात समझ में आई? देखो मेरे बच्चों, सुनो गौर से। आपको जो ओवर वैल्यूएशन इन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो 30,000 दिया है, ठीक है। और ये जो 30,000 है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टोटल ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन अगर हम डिफरेंस निकालते हैं शिपमेंट का, 1 लाख और 80,000 का, तो 20,000 हमारे पास ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने हमें ओवर वैल्यूएशन दिया है वो 30,000 दिया है। तो वो ऊपर और भी किसी चीज का होगा तभी तो वो 30,000 आ रहा है। ठीक है। तो अब वो 30,000 कहाँ से आ रहा है? ओपनिंग में से आ रहा है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट बनाते हैं ना ओवर वैल्यूएशन की, उस पर ओपनिंग का भी ओवर वैल्यूएशन लिखते हैं। ठीक है। तो ब्रांच की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, उसके अंदर 10,000 हमारा ओवर वैल्यूएशन है, और जो शिपमेंट का है वो 20,000 ओवर वैल्यूएशन है, तभी टोटल कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि खाली शिपमेंट का 20,000 है और नीचे उन्होंने 30,000 दिया हुआ है। तो वो 20,000 तो जस्टिफाई कर रहा है कि यार ये तो शिपमेंट में से आ रहा है, लेकिन बाकी जो 10,000 एक्सेस है वो कहाँ से आ रहा है? ये बात सोचने वाली है ना। तो ऊपर दो ही चीजें हैं जिसके अंदर ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, एक तो शिपमेंट और दूसरा ओपनिंग।
शिपमेंट वाला हमें पता है कि कितना है, 20,000 है। तो ओपनिंग का कितना होगा, 30,000, 10,000, क्योंकि टोटल कितना है, 30,000 है। अब बात क्लियर हुई। ओपनिंग का बेटा 10,000 है, शिपमेंट का 20,000 है, और टोटल जो है वो 30,000 है। तभी उसने क्वेश्चन में हमें टोटल दिया हुआ है 30,000। अब सब बच्चों को क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? हो गया क्लियर? ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। अलिशबा बेटा, आपको इंशाल्लाह ताला डेयरी मिल्क में पहुंचा देता, लेकिन हालात खराब है, धरने हो रहे हैं जगह जगह, तो नहीं आ सकती आपके लिए। अच्छा, अब आ जाओ। रेट भी हमें पता लग गया है 25% है, और सारी चीजें हमें पता है। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सेल्स। मैंने कहा कि सब मिला के लिखोगे। सेल्स हमें दी जा रही है हेड ऑफिस की 2,50,000, और ब्रांच की दी जा रही है कितनी, सेल्स 2,00,000। तो टोटल बेटा सेल्स हो गई हमारी 4,50,000। अब मैं लिखूंगा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आएगी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बताया कि देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री मिला के जाएंगी, कंसोलिडेटेड है। हेड ऑफिस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर दी हुई है 90,000, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे, ब्रांच की कितनी है, 40,000। और एक और बात मैंने कही थी कि बेटा ओवर वैल्यूएशन आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, माइनस। तो ओपनिंग के अंदर ओवर वैल्यूएशन कितना है, अभी सब बच्चों ने कहा कि सर हमें समझ में आ गया कि 10,000, ठीक है। तो 90 में 40 ऐड करेंगे और 10 माइनस करेंगे, एक 20 आएगा इंशाल्लाह। यही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटा बता देना। फिर आप लिखोगे परचेज। अब परचेज जो है वो है 2,20,000 हेड ऑफिस की, प्लस कर देंगे 80,000 ब्रांच की। तो टोटल परचेज हो गई हमारी 3,00,000 की। अच्छा, इसमें शिपमेंट वगैरह कुछ नहीं आती, ठीक है। इसमें शिपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आती, खाली परचेजेस जाती हैं। ये आ गया बेटा हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल। फिर आप इसमें से लेस करोगे एंडिंग इन्वेंट्री। अब एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो नीचे दी हुई है उन्होंने। 50,000 जो है वो हेड ऑफिस की है, ब्रांच की कितनी है, 60,000 है। लेकिन इसमें से हमें ओवर वैल्यूएशन क्या करना है, माइनस। अब ओवर वैल्यूएशन हमें नहीं पता, लेकिन ओवर वैल्यूएशन का रेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25%। तो ओवर वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा अभी, हम तो ओवर वैल्यूएशन निकाल लेते हैं अभी। ओवर वैल्यूएशन किस पे निकालेंगे, मुझे ये बताओ, 60,000 पे निकालेंगे? 45,000 पे निकालेंगे? एक बच्ची ने बताया कि सर 45,000 पे निकालेंगे ओवर वैल्यूएशन। क्यों निकालेंगे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोकल परचेज अगर आपकी इन्वेंट्री के अंदर शामिल है तो उसको आप हटाकर ओवर वैल्यूएशन निकालते हो। तो क्वेश्चन में देखो, एंडिंग इन्वेंट्री जो आपको ब्रांच की बता रहे थे, वो बता रहे थे 60,000, और उसके अंदर कह रहे थे इंक्लूडिंग परचेज फ्रॉम आउटसाइड ₹15,000। इसके अंदर आपकी लोकल परचेज क्या है, शामिल है। तो 60,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो 45,000 आएगा। और ये 45,000 हमारी क्या है, बिल्ड प्राइस है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे 125 से, और मल्टीप्लाई करवाएंगे
100 से, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दूं, मुझे क्या चाहिए, अबव चाहिए, तो 25 से मल्टीप्लाई करवा दूं, जो चाहिए उसी उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 45,000 डिवाइडेड बाय 125, जो चीज गिवन है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड कराओ, और जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 25 चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 9,000 का हमारा क्या है इसके अंदर, ओवर वैल्यूएशन। तो अब ये एंडिंग इन्वेंट्री जो थी 60,000 की और 50,000 की, इसमें से 9,000 बेटा मैं क्या करूंगा, माइनस। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 1,01,000। सब बच्चों को बात क्लियर हुई है? सब बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एंडिंग इन्वेंट्री हम क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास सीओजीएस आ जाएगा। और सीओजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों के मिलाकर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से हैं। एक तो डेप्रिसिएशन का है, वो एंड में देखते हैं, बाकी देखें। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 हैं हेड ऑफिस के, और ब्रांच के हैं 20,000। ठीक है। और नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं 4,000 से, और एक्रूड हैं 5,000 से। ठीक है। तो देखो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे लिखूंगा मैं। जो ऊपर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए जा रहे थे वो 30,000 दिए जा रहे हैं, इसमें मैं प्लस करूंगा 20,000 ब्रांच वाले, और जो प्रीपेड है वो माइनस कर दूंगा, सिंपल प्रीपेड माइनस होता है 4,000 से। और एक्रूड को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, यानी कि 5,000 ऐड कर लूंगा। तो ये हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो कितने आ रहे हैं ये बेटा, 30, 20, 50, 51,000। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, और हमने लेस करना है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन 10% ऑफ कॉस्ट है। ऊपर हमारे पास एक ही फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट, 1,00,000 और 50,000 का। ब्रांच का 50,000 है और हेड ऑफिस का 1,00,000 है। 1,00,000 और 50,000 दोनों को ऐड करो, 1,50,000 बनता है। और 1,50,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 15,000। यहाँ पे कर देते हैं, कुछ हमारे नन्हे बच्चे हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, सर इतनी डायरेक्ट कैलकुलेशन मत किया करो। तो 10%, तो ये है 15,000। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, और 15,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 65,000 की हमारी क्या आ जाएगी, नेट इनकम। तो ये बच्चों हमने क्या बना ली, इसकी इनकम स्टेटमेंट बना ली। अब आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको वैसे ही बता देता हूँ बेटा कैसे बनेगी, डायरेक्टली डायरेक्टली बता देता हूँ, उसको डायरेक्ट लेके जाना, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो, खुद बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखोगे करंट एसेट, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो अपने पास बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व कर करके थक गया। अभी मेरी आगे एक दो क्लासेस और भी है।
तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने बनानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनानी। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश लिखोगे करंट एसेट्स में, 30,000 से 20,000 ये और 10,000 ब्रांच का ऐड करके लिखोगे। अकाउंट रिसीवेबल 40,000 और 45,000 दोनों का ऐड करके 85,000 लिखोगे। ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है ना बेटा आपकी एंडिंग जाएगी। एंडिंग कौन सी जाएगी? जितनी आप इनकम स्टेटमेंट में लेके गए हो। इनकम स्टेटमेंट में आप एंडिंग इन्वेंट्री कितनी लेके गए हो? 1,01,000 से। ठीक है। ओपनिंग नहीं जाती, एंडिंग जाती है 1,01,000 से। ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे, परचेजेस नहीं जाती। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखोगे करंट लाइबिलिटीज में 50,000 और 20,000 दोनों को ऐड करके। इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट है, तो ये फिक्स एसेट में आएगा 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। और फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000 और 5,000 तो पहले दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 15,000 अभी हमने और निकाला है। ये यानी कि टोटल हो गया 30,000 का। तो 1.5 लाख में से 30,000 आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस। तो 1,20,000 से इसकी बुक वैल्यू जाएगी। फिर उसके बाद और तो कोई चीज नहीं है। फिर उसके बाद ना एक करंट एसेट लिखोगे आप। कौन सा? प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000 से। ये करंट एसेट में जाएगा, जहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कैश लेके गए हो आप। और करंट लायबिलिटी में एक लायबिलिटी लिखोगे आप, एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 से। क्योंकि एक्रूड अगर किसी एक्सपेंस के साथ लग जाए तो आपकी लायबिलिटी बन जाए, तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं जाएगी। शिपमेंट विटमेंट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कुछ भी नहीं जाएगा। हेड ऑफिस का बैलेंस, ब्रांच का बैलेंस कुछ भी नहीं जाएगा। कैपिटल लिखोगे 2 लाख, और उसमें आपने नेट इनकम को ऐड करना है कितना? 65,000 से। और फिर टोटल कर लोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये आपकी क्या है? बैलेंस शीट है। ठीक है। खुद से ट्राई कीजिएगा बैलेंस शीट। ईयर है बेटा, ये मेरा बच्चा, ये है ईयर 2016 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 8। और अब तकरीबन ब्रांच अकाउंटिंग हमारा खत्म हुआ। अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला परसों की क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, मेन क्वेश्चंस थे, काफी कर लिए। इनकम स्टेटमेंट भी हम लोगों ने बना ली, बैलेंस शीट को भी एक दफा डिस्कस कर लिया। अब हम परसों की क्लास में कुछ नया चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे। 2016 प्राइवेट है। किसी का और कोई सवाल हो तो पूछ लें। सबकी रिकॉर्डिंग बेटा यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। अभी तो नहीं, हाँ यूट्यूब पे मिलेगी। कल तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा ना, तो आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो? ठीक है बच्चों। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।